नमस्कार। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड अपर पीसीएस का जो 2024 में एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें जो जीएस का पेपर हुआ था उसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आपका 29 जून को प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है अपर पीसीएस का। ठीक है, तो प्रीलिम्स के एग्जाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म्स भर रखा है, तो आप इस पेपर को सॉल्व करके जरूर जाइएगा। ठीक है, इसी मकसद से कुछ दिन पहले आपको ये पेपर यहाँ पे आपको करवाया जा रहा है, जिससे कि आपको पता हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कई क्वेश्चंस हो सकता है इसमें से रिपीट आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, और लेवल आपको पता चलेगा, तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर लीजिएगा। बाकी देखिए, जो बच्चे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी इस पेपर को जरूर देखिएगा, आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। पेपर को जीएस का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। प्रथम प्रश्न था आपका, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, तो मैकमोहन जो रेखा है वह किसके मध्य है? वह आपकी अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य है। ठीक है, तो यहां आपसे राज्य पूछा है, तो राज्य तो ये भारत का कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। और देश कौन सा हो गया? चीन हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, तो भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ किसके बीच है? तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो यहां पूछ रखा था आपसे मैकमोहन रेखा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य है ये मैकमोहन रेखा। ठीक है, एटाल का आकार किस तरह का होता है? तो एटाल का जो आकार होता है आपका घोड़े की नाल और अंगूठी के आकार का होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एटाल का आकार। सूर्य की चमकीली बाह्य परत को जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको फोटोस्फेयर बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, लेवल आपका हार्ड टू मॉडरेट रैंक का रहता है इसमें। ठीक है, एप्रोजेनिक बल परिणाम है, तो एप्रोजेनिक बल एपिरोजेनिक बल किसका परिणाम है? तो ये आपका पृथ्वी की लंबवत हलचल का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। ठीक है, एपिरोजेनिक यहाँ पे एपिक आ गया, तो मतलब पृथ्वी से ही है। ठीक है, तो पृथ्वी एप्रोजेनिक बल परिणाम किसका है? पृथ्वी के लंबवत हलचल का जो परिणाम होता है उसको एप्रोजेनिक बल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व व पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाले शुष्क पवनों को जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हर मैटन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। लटकती घाटी स्थलाकृति निम्न में से किस भू आकृति प्रक्रिया से संबंधित है? तो लटकती घाटी कौन बनाती है? तो ये जो हिमानियां होती हैं, हिमानी जो होते हैं वो बनाती है लटकती घाटी। ठीक है, तो ये भू आकृति वाले क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे सर्प कौन बनाता है, लटकती घाटी कौन बनाता है ना, विसर्प कौन बनाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आया था, भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपने बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही था। ठीक है, तो यह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है, तो ये वाला आपका कथन गलत है। यह हिमालय की तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, केवल 2 आपका ठीक है इसमें। क्वेश्चन अगला था आपका, निम्नलिखित प्रायद्वीप नदियों में से किस एक की प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 नदियां दे रखी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी। तो इसमें सबसे लंबी प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो ये थी आपकी गोदावरी। इन चारों में गोदावरी सबसे लंबी है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है पूछा था। ठीक है, तो देखिए जो लेटराइट मिट्टी होती है उसमें चूना व नाइट्रोजन की कमी होती है, बिल्कुल ठीक है। यह अच्छी निर्माण सामग्री प्रदान करती है, ये भी बिल्कुल ठीक था। यह निच्छालन प्रक्रिया से प्रभावित होती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक था। यह नमी पोषक व अधिक चिकनी मृदा कारक होती है, तो ये आपका गलत था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था इसका, लेटराइट मिट्टी का के संदर्भ में ये वाला कथन आपका गलत है। ठीक है,
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, गंगा का मैदान व असम घाटी में सामान्यतः कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है? जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल, अधिक वर्षा व अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी था, द्रुमकृतिक वृक्षाकार अपवाह प्रारूप। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा एक वन समूह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? ठीक है, तो कौन सा वन समूह है? तो वो था आपका उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती। ये आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाया जाता है भारत में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। अगला क्वेश्चन था, काबिनी नदी एक सहायक नदी है। तो काबिनी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी थी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। जब कोरोलिसियस प्रभाव दाब प्रवणता बल द्वारा प्रतिभारित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भूस्थैतिक पवन कहा जाता है। ठीक है, कोरोलिसिक प्रभाव के कारण जो आपकी जो पवनें उत्पन्न होती हैं उनको भूस्थैतिक पवन बोला जाता है। ठीक है, तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जाड़ गंगा एवं भागीरथी नदी का संगम स्थल है? ठीक है, तो जाड़ गंगा और भागीरथी नदी का संगम स्थल आपका भैरव घाटी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उंटाधुरा दर्रा उत्तराखंड के निम्नलिखित हिमनदों में से किस एक के समीप स्थित है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिलम हिमनद जो आपका पिथौरागढ़ जनपद में है उसके ही नियर में है आपका उंटाधुरा दर्रा। ठीक है, तो याद रखिएगा पिथौरागढ़ जनपद में दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत रूप से उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है? तो ओंक, जिसको बांज बोला जाता है, इसको किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चरगाहों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खर्क बोला जाता है। ठीक है, तो अधिक ऊंचाई वाले गढ़वाल हिमालय जो है उसमें अधिक ऊंचाई वाले चरगाहों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है? खर्क नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है ये बताना है। ठीक है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, बिल्कुल ठीक था। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो ये आपका गलत है। अल्मोड़ा का सर्वाधिक लिंगानुपात है। उधमसिंह नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो केवल एक ही कथन इसमें सही था, कथन नंबर 1, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तराखंड में किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था? तो किसको किया गया था? तो राजाजी नेशनल पार्क को। ठीक है, तो सबसे पहले किसको किया था? 1973 में कॉर्बेट नेशनल पार्क को किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा, कॉर्बेट को 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के स्कीम के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया था। 2015 में राजाजी नेशनल पार्क को भी कर लिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार जिलों को अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है। सही विकल्प आपने चुनना है, यानी कि अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम आपने बताना है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत के उसमें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए था। सबसे ज्यादा उधमसिंह नगर, फिर उससे कम देहरादून, फिर उससे कम पिथौरागढ़, फिर उससे कम चमोली। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दुर्मीताल उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो दुर्मीताल किस जनपद में स्थित है? दुर्मीताल आपका चमोली जनपद में है। ठीक है, काफी मैक्सिमम जो ताल से हमारे चमोली जनपद में ही है। ठीक है, जनपदों को महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है। सही विकल्प आपने चुनना है, आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा उत्तरकाशी, फिर उधमसिंह नगर, फिर चमोली, फिर नैनीताल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 का। ठीक है, निम्नलिखित सरिताओं में कौन सी गिरथी नदी की सहायक नदी है? ठीक है, तो इनमें से आपको निम्न नदियों में से आपने बताना है कि कौन गिरथी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कियोगाड़ जो है आपकी गिरथी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, पौधारोपण हेतु मैती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था आपका कल्याण सिंह रावत ने। ऑप्शन नंबर बी। दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों के सही युग्म का चुनाव करें। ठीक है, तो दूधातोली पर्वत श्रेणी से कौन कौन सी नदी बेसिन
आपके पृथक होते हैं, तो ये होते हैं आपके पिंडर और रामगंगा बेसिन। ठीक है, तो पिंडर और रामगंगा बेसिन नदी जो है उन किससे पृथक होती है? दूधातोली पर्वत श्रेणी से होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 25 का सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 26। वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद का वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक जनपद के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनों के अंतर्गत प्रतिशत है? ठीक है, तो सर्वाधिक वनाच्छेदित क्षेत्र उस जनपद के क्षेत्रफल के अनुसार किस जनपद का था? तो ये था आपका रुद्रप्रयाग का। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग का जितना क्षेत्रफल है उसमें मैक्सिमम भागों में क्या है आपका वनाच्छेदित है इन सभी जिलों के कंपैरिजन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का प्रमुख होता है? ठीक है, तो राज्य का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। यहाँ राज्य से मतलब हमारा भारत देश से है। ठीक है, भारतीय संविधान में कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भाग 11 में आपके केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध। ठीक है, लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो आपने बताना है लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षा, जिसको कैग भी बोलते हैं, के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में दक्षिण पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन, जिसको आसियान बोला जाता है, का मुख्यालय? तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय आपका जकार्ता में है, जकार्ता। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी संधि उसके लागू होने के वर्ष से मेल नहीं खाती है? ठीक है, ये आपने बताना था। तो परमाणु अप्रसार संधि 1970, बिल्कुल ठीक है। सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं सेकंड समझौता 1967, ये आपका गलत था। आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963 में हुई थी। न्यूक्लिक मुक्त समुद्र तल संधि 1972 में हुई। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ठीक है, तो भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा दर्शन नहीं है, ये आपने बताना है। कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी राज्य है, राजनीतिक समानता है, साम्यवादी राज नहीं है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं थे? ये पूछा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप देख के जाइएगा। ठीक है, तो आपने बताना है कि कौन से शब्द इसमें से नहीं थे। ठीक है, तो गणतंत्र तो था। ठीक है, विश्वसनीय आपका विश्वसनीय नहीं था, समाजवादी भी नहीं था और गैर धार्मिक भी नहीं था। ठीक है, तो यानी कि 2, 3, 4 सम्मिलित नहीं थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ राष्ट्रपति के अध्यादेश के संबंध में आपने बताना है कि कौन सा कथन आपका इसमें से सही नहीं है। ठीक है, तो यह संसद की विधायी शक्तियों से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। अध्यादेश का उल्लेख 123 में। ठीक है, संसद के सत्र के दोबारा शुरू होने के 6 सप्ताह बाद यह निष्प्रभावी हो जाएगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता, तो ये आपका गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता, ये वाला कथन आपका गलत है, इसको वापस लिया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35, नदियों व उन पर बनी जल विद्युत परियोजनाओं को सुमेलित करना है। एक तरफ आपको परियोजनाओं के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको क्या दे रखे हैं? नदी दे रखी है। आपने बताना है कि कौन सी परियोजना किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो कोटेश्वर किस पे? कोटेश्वर आपकी भागीरथी नदी पे है। कुल्हल किस पे? कुल्हल आपकी आसन नदी पे है, देहरादून में जो है। तपोवन विष्णुगाड़ आपकी धौली गंगा नदी पे है, और विष्णुप्रयाग आपका क्या है? अलकनंदा नदी पर है। ठीक है, तो पहले का आपका तीसरा, दूसरे का पहला, और तीसरे का आपका चौथा, और चौथे का आपका दूसरा, यानी कि 3142 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवा भी रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन अब अस्तित्व में नहीं है? ठीक है, तो योजना आयोग अस्तित्व में नहीं है, इसकी जगह नीति आयोग आ गया, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। निम्न में से किस लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा
नहीं किया था। ठीक है, तो इसमें 13वीं लोकसभा ने नहीं किया था। ठीक है, संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई है? तो अंतर्राज्य परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 में है। ठीक है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 39 का। ठीक है, नेक्स्ट 40, राष्ट्रपति के पास निम्न में से किन पर विनिमय बनाने की शक्ति, यानी कि किस विषय पे किस पे विनिमय या फिर नियम बनाने की शक्ति है? ठीक है, तो ये आपने बताना है। ठीक है, तो देखिए दादर नागर हवेली पे भी राष्ट्रपति वो लगा सकता है, क्या बोलते हैं, नियम बना सकता है। ठीक है, दमन एंड दीव पे भी बना सकता है, पुदुचेरी पे भी बना सकता है, गोवा दमन एंड दीव पे नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये राज्य हैं, बाकी सारे यूटी हैं। तो राइट आंसर 124 ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किस में परिलक्षित होता है? तो किस में होता है? तो प्रस्तावना में ही होता है। तो इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में एक नहीं है? ठीक है, तो पुणे नहीं है, बाकी सारे वाराणसी भी है, चेन्नई भी है, कोझिकोड भी है, पुणे नहीं है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो यूपीएससी के जो आपके अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति द्वारा ही सेवा पे आते हैं और उनके द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? ठीक है, तो राज्य का यह कर्तव्य कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करें, बिल्कुल ठीक है। यह देश के सुशासन में मौलिक है, बिल्कुल ठीक है। यह राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करता है, तो यह आपका गलत है। यह विधायिका और कार्यपालिका के लिए केवल निर्देश है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो सी वाला आपका गलत है, बाकी तीनों पॉइंट आपके सही हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? 45 का सतपाल महाराज, नित्यानंद स्वामी। क्वेश्चन पूछा, निम्न में से कौन उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री था? ठीक है, तो कौन थे? नित्यानंद स्वामी थे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की पहली विधानसभा में निम्न में से महिला विधायकों की कितनी संख्या थी? तो महिला विधायकें कितनी थी पहली विधानसभा में? तो 4 थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका 47, लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो आपने बताना है लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है आपका सत्य नहीं है। ठीक है, तो अध्यक्ष पद ग्रहण के समय से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए, तो यही आपका गलत हो जाएगा। अध्यक्ष की बात नहीं हो रही है। ठीक है, जब तक वह सदन का सदस्य है तब तक वह अध्यक्ष रहता है, तो बिल्कुल ठीक है। अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने पर भी अपने पद पर बना रहता है, बिल्कुल ठीक है। अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये पहला वाला कथन आपका सही नहीं है। अध्यक्ष पद ग्रहण करने के समय 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 48 था, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो अल्मोड़ा की जो सीट है वह लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित है। 49, केंद्र सरकार में उत्तराखंड से निम्न में से कौन वर्ष 2019 में मानव संसाधन विकास शिक्षा मंत्री थे? कौन थे? तो रमेश पोखरियाल निशंक जी रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM शुरू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। NFSM कब शुरू किया गया था? तो ये 2007-8 में शुरू किया गया था। विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनिमय फेमा जिसको बोलते हैं, कब अस्तित्व में आया था? तो फेमा जो नियम कानून है आपका, ये कब अस्तित्व में आया था? 1999 में आया था, 1999 में आया था। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये आपसे पूछा था। ठीक है, तो इसमें काले धन के सृजन से संबंधित सभी प्रमुख अपराध सम्मिलित है, बिल्कुल ठीक है। कर चोरी एवं तस्करी मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा से बाहर रखे गए, ये भी बिल्कुल ठीक है। इस
अधिनियम के दायरे में आने वाले केस गैर जमानती होती है, बिल्कुल ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टर को वित्तीय संस्थाओं द्वारा संधारित रिकॉर्ड मंगवाने का अधिकार नहीं है, तो ये वाला आपका गलत था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनको भी अधिकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 53, वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स महत्वपूर्ण है, ब्रिक्स के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ठीक है आयोग। तो इसमें विश्व की जनसंख्या का 40% से अधिक भाग आता है, बिल्कुल ठीक था। नेक्स्ट आपका इसमें विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 24% भाग आता है, ये भी बिल्कुल ठीक था ये वाला पॉइंट। वैश्विक व्यापार का लगभग 46% व्यापार इसमें सम्मिलित देशों से होता है, तो ये आपका गलत था। प्रथम ब्रिक्स बैठक 2019 में रूस में हुई थी, ये बिल्कुल ठीक था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या था, तो ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 112वां इसका राइट आंसर था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसे पीएम किसान योजना भी बोला जाता है, प्रभाव में आई थी। तो पीएम किसान योजना कब प्रभाव में आई थी, तो ये फरवरी 2019 में आई थी, ठीक है। तो 24 फरवरी 2019 में पीएम किसान योजना प्रभाव में आई थी, ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने की दीर्घकालिक उद्देश्य है, ठीक है। तो कब तक स्थिर जनसंख्या की को प्राप्त करने का वो रखा गया है, तो ये रखा है 2045 तक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार जिसको साप्टा भी बोला जाता है का सदस्य नहीं है, तो साप्टा का सदस्य कौन नहीं है, चीन नहीं है, बाकी मालदीव है, बांग्लादेश है, नेपाल है, चीन नहीं है। 58 तक किस अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति की माप कहलाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, शीर्ष मुद्रास्फीति, ठीक है। 59 निम्न में से कौन नीति आयोग की शासी परिषद के भाग नहीं है, ठीक है। तो नीति आयोग की एक परिषद है शासी परिषद, आपने बताना है कि इनमें से कौन उसका भाग नहीं है, ठीक है। तो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, दिल्ली तथा पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भी होते हैं, राज्यों के राज्यपाल नहीं होते हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं, ठीक है। तो कौन नहीं रहे हैं, तो पंकज पुरोहित नहीं रहे हैं, बाकी तीनों रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है, ठीक है। तो मैदानी कितना प्रतिशत भाग है, यह है आपका 14%, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन NMSA से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, PMKSY, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना नहीं है NMSA का भाग। उत्तराखंड में UTDB की स्थापना डैश 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 को प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी, तो किसको प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी, तो पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी, ठीक है। वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड के किस जनपद का मछली उत्पादन में प्रथम स्थान रहा है, ठीक है। तो किसका रहा था, तो ये रहा था आपका उधम सिंह नगर का। उत्तराखंड के किस जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नैनीताल, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया था, तो ये पारित किया था 2005 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। NFHS 2019-21 सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी 2019-21 में कितनी थी, इंपॉर्टेंट है, इस बार का भी आप देख लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 9.67%। GHz शब्द कंप्यूटर के किस विशेषता का सूचक है, ठीक है। तो इसको गीगाहर्ट्ज भी बोला जाता है, ठीक है। तो गीगाहर्ट्ज में क्या होता है, रफ्तार, जो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है गीगाहर्ट्ज में ही मापी जाती है। निम्न में से कौन सी 5वीं जनरेशन की AI प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोलॉग। 1200 से 2400 बिट प्रति सेकंड तक मध्यम गति संचार रेंज की कौन सी मॉड्यूलेशन तकनीक को प्राथमिकता दी जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। ये आपका साइंस का क्वेश्चन था, इसको आपने सॉल्व करना था। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, 6.28 × 10⁴ टेस्ला, ठीक है।
ये भी आपका साइंस का क्वेश्चन है। इसमें आपको तरंग दैर्ध्य का नीला हरा रंग प्रयोग में लाया जाता है, तो इसमें आपको दूरी बतानी थी। इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी था, 0.5 mm। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट 73 का ये भी आपका साइंस का क्वेश्चन था। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था, द ब्रोगली तरंग दैर्ध्य 2.76 इंटू 10⁻34 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, खाद्य पदार्थों के डिब्बों के अंदर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? क्योंकि जो टिन होता है उसमें टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए टिन का प्रयोग किया जाता है ताकि अभिक्रिया ना हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट 75 जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तरकाशी में कम थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु इनमें से कौन सी है? तो है पोटेशियम। भौगोलिक क्षेत्र जो विशेष रूप से स्थानिक दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों से में समृद्ध है और अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में सीमित व निवास स्थान के नुकसान का सामना कर रहे हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? तो उन्हें बोला जाता है आपका हॉट स्पॉट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वे जीव जो 0 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान में सबसे अच्छी वृद्धि करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है साइक्रोफाइलस। ठीक है, साइक्रोफाइलस बोला जाता है, 0 से 15 डिग्री सेल्सियस के तापमान में अच्छी वृद्धि करते हैं। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1976। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोफाइट्स को आर्द्र भूमि और दलदल में पनपने में मदद करता है जहां समय समय पर जल स्तर में उतार चढ़ाव होता है? तो कौन मदद करता है? वो करता है एरेन काइमा ऊतक, ऑप्शन नंबर सी। ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न ग्रीन हाउस के सापेक्ष योगदान नीचे दिया गया है, गलत जोड़ी की पहचान आपने करनी है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CO2 40%। CO2 40% नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट 82, एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा था? तो एंटीबायोटिक के शब्द के को किसने गढ़ा था? सेलमैन वॉक्समैन ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 83 का इंसुलिन है। हाइब्रिडोमा तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो हाइब्रिडोमा तकनीक जो है वह आपकी जॉर्ज कोहलर और सिसर मिल्स्टन द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किडनी प्रतिरोपण के लिए प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में किया जाता है? ठीक है, तो ये भी साइंस का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोनोक्लोनल प्रतिरक्षा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे। गोविंद वन्य जीव 1959 बिल्कुल ठीक है। फूलों की घाटी 1982 बिल्कुल ठीक है। अस्कोट वन्य जीव 1986 बिल्कुल ठीक है। केदारनाथ वन्य जीव 1979 नहीं है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको करवाया है। सोन नदी वन्य जीव विहार पौड़ी गढ़वाल में बिल्कुल ठीक है। अस्कोट पिथौरागढ़ में है। बिनसर अल्मोड़ा में। गोविंद वन्यजीव चमोली में नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोविंद वन्यजीव आपका चमोली में नहीं है। नेक्स्ट 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मालोगाम नाम के जिस पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था वह किस राज्य में स्थित था? तो उसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में था मालोगांव, जिसमें केवल एक ही वोटर था। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 4 महीने है। इस पदार्थ का 3/4 भाग क्षय होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 महीने लगेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 90, प्रवासी भारतीय दिवस या फिर NRI दिवस भारत में हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 9 जनवरी को, भारतीय प्रवासी दिवस।
मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया था? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुमन कुमारी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान रहा था? तो ये रहा था आपका 42वां। मिशन दिव्य शास्त्र निम्न में से किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है। दिव्य शास्त्र जो आपका है वह आपका MIRV तकनीक से संबंधित है। मिशन दिव्य शास्त्र ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में था जिसने अपना प्रथम सतत स्थायी वित्त बॉन्ड इशू जारी करके $300 मिलियन जुटाए थे? ये आपका बहुत चर्चा में रहा था, HDFC बैंक ऑप्शन नंबर ए। उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता कौन है? ठीक है, तो किसको दिया था? जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया था और गुलजार जी को दिया गया था 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना को 2026 तक आगे बढ़ा दिया है, जिसका उद्देश्य है, तो ओ स्मार्ट योजना का उद्देश्य महासागर ओशन विकास कार्य था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 97 ज्योति आत्रे ने पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला का रिकॉर्ड किसके नाम था? ठीक है, तो ज्योति आत्रे से पहले किसके नाम था ये रिकॉर्ड? ये रिकॉर्ड था पहले संगीता बहल के नाम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में हुआ था? तो 37वें जो नेशनल गेम्स हुए थे वो कहाँ हुए थे? आपके बामबोलिम गोवा में हुए थे। ठीक है, अब 38वें कहाँ हुए? आपके 38वें उत्तराखंड में हुए और 39वें कहाँ होंगे? आपके 39वें आपके शायद मेघालय में होंगे। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। 99 क्वेश्चन। 19वें एशियन गेम्स हांगझाऊ 2023 में भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे आपके 28। फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग्स चार्ल्स तृतीय से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन है? तो ये हैं आपके सुनील भारती मित्तल। निम्न में से कौन सी फिल्म 96 एकेडमिक अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के खिताब की विजेता थी? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, द बॉय एंड द हेरॉन। अगला क्वेश्चन था 102। डैनियल काहनमैन, जिनका मार्च 2024 में निधन हुआ था, 2002 में नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया था? किस विषय में दिया गया था? तो ये दिया था अर्थशास्त्र में, डैनियल काहनमैन को। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यतिन भास्कर दुग्गल ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 104। अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेन्को, जिसने सबसे अधिक कुल समय अंतरिक्ष में बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, किस देश से संबंधित है? तो ओलेग कोनेन्को किस देश से संबंधित जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये आपके रूस से थे। ठीक है, रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क सूची में किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर के रूप में शामिल किया गया है? इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, कोझिकोड था। सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ? तो 106 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड में। 107वां बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक जिसको बोला जाता है, का स्थायी सचिवालय कहाँ है? तो बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय आपका ढाका में है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता था? किस पुस्तक ने जीता था? तो ये जीता था आपका कैरोस ने। मार्च 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म उडेसिटी को अधिग्रहित किया था? उडेसिटी को एसेंचर ने अधिग्रहित किया था। तीलू रैतुली राज्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित निवेदिता कार्की का संबंध निम्न में से किस खेल से है? मुक्केबाजी से, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए घोषित 7 चरणों में किस चरण में उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हुए थे? ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, प्रथम चरण में। उत्तराखंड के निम्न में से कौन सा नृत्य उत्सव
यूनेस्को की अमृत विरासत सूची में शामिल है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रह्मांड को यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो राधा रतूड़ी जी को। पूर्णागिरि नामक हिंदू धर्म तीर्थ उत्तराखंड के किस जिले में है? तो ये आपका चंपावत में है। निम्न में से कौन सा मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अवस्थित है? ठीक है। तो इनमें से कौन सा, किसका मुख्यालय उत्तराखंड में है? तो यह आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग का। ठीक है। मानसखंड कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? तो पुणे से किया गया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, ये इंपॉर्टेंट है, के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो ये जस्टिस ऋतु बहारी को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में निम्न में से किन खेलों का प्रस्ताव स्वीकृत किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार में भी पूछ सकता है। तो T20 क्रिकेट को, बेसबॉल को, फ्लैग फुटबॉल को और स्क्वैश को शामिल किया है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 119वां सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने। आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ये की थी मखली गौशाला ने। ऑप्शन नंबर ए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये की थी आपकी धर्मपाल ने। मिलिंद पन्ह महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है, यह किस भाषा में लिखा गया है? तो मिलिंद पन्ह आपका पाली भाषा में लिखा गया है। शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा था? ये भी इंपॉर्टेंट है, दारा शिकोह को। नीचे दिए गए बाबर के युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित आपने करना है और राइट आंसर आपने बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है। उसके बाद आपका खानवा का युद्ध हुआ था, उसके बाद आपका चंदेरी का युद्ध हुआ था, लास्ट में आपका घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है। तो सबसे पहले सेकंड आ जाएगा, फिर आपका फोर्थ आ जाएगा, फिर आपका थर्ड आ जाएगा, फिर आपका फर्स्ट आ जाएगा। इनकी सेकंड फोर्थ थर्ड वन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने किसकी रचना की थी? तो फतह-ए-जहांदारी की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था? तो क्या बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने किया था? अकबर ने किया था। तो किस विजय को यादगार बनाने के लिए किया था? तो ये किया था आपका गुजरात विजय को। ठीक है। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा है। हरिहर और बुक्का ने। ऑप्शन नंबर सी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। शिक्षा पर वुड डिस्पैच जो 1854 में आया था, इसको अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारत में। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था? ठीक है। तो अलीगढ़ आंदोलन जो हुआ था उसका शुरुआती लक्ष्य था आपका पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच प्रश्रय देना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बनारस के सेंट्रल हिंदू स्कूल को जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, उसकी स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये की थी आपकी एनी बेसेंट ने। पहले इसको सेंट्रल हिंदू स्कूल कहा जाता था। राजा राममोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, ये की थी आपकी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है 1858 से 59 में लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यथा उजागर करते हैं, यह किसने लिखा था? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये लिखा था आपका दीनबंधु मित्र ने। ऑप्शन नंबर बी। बंगाल का जो विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, किस वर्ष इसका विभाजन को रद्द कर दिया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कर दिया गया था 1911 में। ठीक है। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। इस विभाजन को रद्द कब कर दिया गया? 1911 में। अगला क्वेश्चन है 134, किसने कहा था ब्राह्मण और श्रमणिक दार्शनिक के दो प्रकार हैं? तो ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिक के दो प्रकार हैं, किसने कहा था? ये कहा था आपका मैगस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट होता हुआ आया है। सिंगापुर में। ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ आपको शैल आश्रय चित्र स्थल दे रखे हैं, दूसरी तरफ जनपद दे रखे हैं, आपने बताना कि कौन सा सही सुमेलित है। तो कालामाटी चंपावत में नहीं है, किमिनी ग्राम उत्तरकाशी में नहीं है, फड़कानौला आपका चमोली में नहीं है, मल्ला पैनली आपका अल्मोड़ा में है। ये आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्गत किए थे? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के कुनिंद शासकों ने निर्गत किए थे। 138वां, किस मुगल शासक ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर ने भेजा था। ठीक है। 139, निम्न में से कौन गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था? ठीक, तो गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था। कौन सा गढ़वाल का राजा था? तो ये था आपका मेदिनी शाह। मेदिनी शाह को मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं वाटर रूल्स, कुमाऊं जल संबंधी कानून किस वर्ष लागू किए गए? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1917 में कुमाऊं वाटर रूल्स लागू किया गया था। 141वां, टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोध सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे? ठीक है। तो टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोध सिंह नेगी को बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो कौन था? विडहम के उसमें, विडहम आपका डिप्टी कमिश्नर था, इसके अधीन किया गया था। ठीक है। 142वां, गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गर्भभंजन या फिर गर्भभंजक के रूप में जाना जाता है? ठीक है। तो किसको जाना जाता है? महीपति शाह को, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित है? तो जो तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित कौन सा राजवंश है? वह है आपका पौरव वंश, ऑप्शन नंबर बी। इनका संबंध है आपका तालेश्वर ताम्र शासन से। बाणहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह है आपका गुह से। ठीक है। उत्तराखंड में चौमू देवता की पूजा की जाती है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु की जाती है, चौमू देवता की। ठीक है। निम्न में से कौन दो राज्य के मध्य तामाडोंड का युद्ध हुआ था? ठीक है। तो तामाडोंड का युद्ध हुआ था कुमाऊं और गढ़वाल राज्यों के मध्य हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सन 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं का जो प्रथम अधिवेशन था 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता थी वह जयदत्त जोशी ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। समता समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं। ठीक है। तो समता के जो संस्थापक हैं हरिप्रसाद टमता हैं। निम्नलिखित सागरों में से किसमें लवणता सबसे अधिक है? ठीक है। तो लाल सागर में सबसे अधिक लवणता होती है। खुदाई खिदमतगार खुदा के बंदे को इनके द्वारा स्थापित किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो ये थे आपके जीएस के 150 क्वेश्चन। ठीक है। 150 क्वेश्चन ही आपको इस बार भी देखने को मिलेंगे और लगभग इसी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका जो लेवल है काफ़ी हाई है, बट अधिकतर मॉडरेट टू मॉडरेट लेवल के ही हैं। ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है। तो लगभग कट ऑफ भी इसके आसपास ही आपकी लगभग 100 के आसपास ही रही थी। तो आपने उसी हिसाब से तैयारी करनी है कि आप 100 मार्क्स इन 150 में से लेके आ पाएंगे। ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी में 150 में से 100 मार्क्स अगर लेके आएंगे तो इजीली आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल कैसा रहता है, बट 100 मार्क्स अगर आप लेके आएंगे तो आप ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेंस एग्जाम्स के लिए। ठीक है। तो इस पेपर को आप ज़रूर एक बार देख के जाइएगा, है ना। सीसेट का जो पेपर होगा उसको भी आप देख लीजिएगा। सीसेट में भले ही आपने क्वालिफाई करना है, बट आप प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा, तभी आप उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी तैयारी कीजिए। देखिए 29 तारीख अब नज़दीक ही आ गई है। एडमिट कार्ड आपके कल जारी कर देगा आयोग। आपको उससे पता चल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पड़ा है, तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से कर लीजिएगा। होप सो आपने तैयारी भी कर ली होगी। बाकी कुछ करंट अफेयर्स की क्लासेस में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी मैंने कुछ और भी वीडियोस इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको
क्या बोलते हैं चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई हैं, आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए मैंने टेस्ट सीरीज चलाई है, आप उन टेस्ट सीरीज को भी आप ज़रूर देख के जाइएगा, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की जो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।